Hello student, welcome to this channel and I'm a second year MBBS student in Government Medical College पटना। तो चलो आज मैं अपना सीक्रेट शेयर करता हूँ तुम लोगों के साथ कि मैंने कैसे एनसीईआरटी पढ़ी है, कैसे समझी है और मैंने सारे के सारे खुद से ही करे हैं लगभग। देखो तुम लोगों को तो पता ही होगा कि बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं हो सकता। सारे के सारे लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा और एनसीईआरटी पढ़ते कितने हैं? सारे के सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। 16 से लगभग 20 लाख बच्चे जो होते हैं वो एनसीईआरटी का स्टडी करता है, ये तुम्हें पता है। लेकिन सिलेक्शन कितना होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो चलो आज मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ेंगे कैसे, एक्चुअली समझेंगे कैसे। ठीक है, पढ़ते तो सारे ही हैं लेकिन समझना है। तो देखो उसके लिए आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा और एनसीईआरटी को मैं चाहता हूँ कि मैं कोई चीज़ से रिलेट करूँ ताकि तुमको समझ में आए कि एक्चुअली एनसीईआरटी में ऐसा क्या डिफ़िकल्टी है कि सारे के सारे बंदे पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में किसी को आता है और किसी को नहीं आता है। मैक्सिमम को नहीं आता है, पता ही होगा। तो देखो एनसीईआरटी को ना तुम जैसे कि एनसीईआरटी को तुम गीता से मतलब कंपेयर कर सकते हो। देखो तुम्हें पता ही होगा कि गीता को अगर हम समझ लें, पढ़ लें, सब जानता है कि गीता को अगर हम समझ लें, पढ़ लें अच्छे से तो जो हमारा लाइफ स्टाइल होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, तो क्या सारे लोग गीता को समझ पाते हैं? नहीं ना। इसी तरह से क्योंकि गीता में जो है ना वो लैंग्वेज जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसी तरह से तुम्हारे एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है वो भी हम बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में आते हैं। इसको बहुत बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, आदि पुरुष लोगों ने बनाया है इसको मिलके। तो चलो मैं अपना कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कि कैसे मैंने स्टडी करी और कैसे मैंने सब कुछ किया जो मैं कि पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर पाया। तो एज ए सीनियर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट हम लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? डोंट डायरेक्टली जंप ऑन टू द एनसीईआरटी। यानी कि सीधा गए एनसीईआरटी खोले और लेके बैठ गए, फिर पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा ना, तुम्हें ना कुछ सपोर्टिव लेक्चर जो हैं उसके लेने पड़ेंगे। कुछ सपोर्टिव वीडियो जैसे यूट्यूब से तुम देख सकते हो या तो फिर मेरा चैनल भी यूज कर सकते हो या तुम किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे ऑफलाइन या फिर किसी प्लेटफॉर्म डेट इज़ ऑनलाइन का तुम यूज करते हो। तो इससे क्या होगा कि तुमको एनसीईआरटी का जो है सिंपल लेआउट फॉर्म मिल जाएगा जिससे तुम आसानी से एनसीईआरटी को समझ सकोगे। तो सेकेंड पॉइंट में क्या है हमारा? यूज सिंपल वर्ड्स। देखो एनसीईआरटी जो होता है तुम्हारा हार्ड एंड फास्ट वर्ड का यूज करता है, इसलिए हमें क्या करना है उसके जगह पे उसी के बगल में सिंपल वर्ड्स का यूज करना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे इसे दिखाऊं तो देखो कन्फाइंड। अब कन्फाइंड जो मेरा दिमाग पहली बार सोचेगा यार भाई ये कन्फाइंड क्या होता है, तो कन्फाइंड का सीधा सा मतलब होता है तुम्हारा लिमिटेड। लिमिटेड मतलब सीमित। अगर तुम हिंदी में सोचो तो उसका मतलब होता है सीमित, मतलब जो सीमित हो कोई भी चीज़, तो वो हो गया लिमिटेड। ठीक है, जैसे यहीं पे ये पूरा सेंटेंस पर हो, सपोज यहाँ से देखो, द माइक्रो स्पोर्स डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड एंड इज़ कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। मतलब इसको जब तुम थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे और मैं भी पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे, तुम मेरा वीडियो भी देख सकते हो, तो इसमें बोल रहा है कि जो माइक्रो स्पोर्स होता है ना वो डेवलप करके मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में बना देता है और उसका जो मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है वो क्या होता है? हाईली रिड्यूस्ड होता है, मतलब हाईली रिड्यूस्ड रहेगा। और हाईली रिड्यूस का सिंपल सा मतलब होता है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल तक ही रहेंगे, मतलब उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सेल नहीं रहेगा, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल तक ही रहेगा वो। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो ये तुम्हारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। इसके लिए हमें क्या है? थर्ड पॉइंट पे क्या है तुम्हारा? स्प्लिट द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी एंड ड्रॉ ए डायग्राम। डायग्राम बेस पे हम काम करेंगे, स्प्लिट करेंगे लाइन ऑफ एनसीईआरटी को और डायग्राम बना लेंगे उसका साइड में। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा डायग्राम बना लेना है, जैसा एनसीईआरटी बोल रहा है वैसा ही कुछ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाली लाइन पढ़ो, द एस्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल एस्ट्रोबिली। तो इसको हमने पढ़ लिया और हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक सिंपल सा रफ एंड टफ डायग्राम बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखो बोल रहा है एस्ट्रोबिली, तो एस्ट्रोबिली जो होता है वो कौन होता है, मतलब जो ऊपर में रहता है कोई भी ट्रीज़ के। मान लो ये कोई भी ट्रीज़ है, हमारा सिंपल सा डायग्राम है, कोई जज मत करना। ठीक है, मान लो यहाँ पे एस्ट्रोबिली है ये तुम्हारा। ठीक है, द एस्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे जो ये स्ट्रोबिली है ये तुम्हारा क्या है? ये है तुम्हारा माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, अगर माइक्रोस्पोरोफिल होगा तो हम इस स्ट्रोबिली को क्या बोलेंगे तुम्हारा? माइक्रोस्पोरेंजिएट, क्योंकि ये माइक्रोस्पोरोफिल मतलब कंटेन कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा? मेल स्ट्रोबिली। ठीक है, इसको भी मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी तो मैं बस सिंपल बता रहा हूँ कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या है तुम्हारा?
चौथा पॉइंट पाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चौथा पॉइंट पाएंगे, चौथा पॉइंट पे है तुम्हारा लेआउट और डायग्रामेटिक नोट्स बनाना है हमें, या फिर तुम स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हो। स्टिकी नोट जैसे कि तुम यहाँ पे देख लो, ये लेआउट के फॉर्म में है तुम्हारा, जैसे कि स्पोरोफाइट होता है और ये हो गया तुम्हारा स्पोरोफाइट, ठीक है। मेल कौन होता है उस पर, फीमेल कौन होता है जिस पे, तो जिस पे मेल कौन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल होगा उस पर, और जिस पे फीमेल कौन होता है उस पर मेगा स्पोरोफिल होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और आगे जा कर के वो मेल गेमिट बनाएगा और फीमेल गेमिट बनाएगा, फिर जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप से तुम क्या करोगे ना, स्टिकी नोट्स का यूज किया करो। इससे क्या होता है ना कि हमारे जो एनसीईआरटी के बगल में हमें सब कुछ मिल जाता है एक सिंपल लेआउट के फॉर्म में। तो इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा टाइम बचेगा जब तुम रिवीजन करोगे, क्योंकि देखो एग्ज़ाम सारे ही देते हैं लेकिन सब पास नहीं कर पाते हैं, सबके पास लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ही होता है। तो तुम क्या करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा चीज़ पहले ही कर लो जिससे तुम बाद में तुम्हारा टाइम एग्जाम के टाइम में, तुम रिवीजन करने के टाइम में तुरंत से टाइम तुम्हारा बचे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लेआउट के फॉर्म में। तुम या तो फिर नोटबुक में नोट कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन या तो फिर तुम स्टिकी नोट्स का यूज़ करोगे। अगर स्टिकी नोट्स का यूज़ करोगे तो क्या होगा कि एनसीईआरटी के साथ ही तुम्हारा जब एग्जाम का टाइम आएगा तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करना है एकदम डायरेक्ट, और वहाँ पे तुम्हें ये तुम्हारा स्टिकी नोट्स दिख जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि देखने में भी अच्छा लगेगा, ऑब्वियस ही है। और स्टिकी नोट्स से तुम वहाँ से तुम्हारा आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हें नोटबुक, उसके बाद क्या होगा कि नोटबुक खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा नंबर, फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ लेआउट और डायग्रामेटिक नोट्स। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो नॉर्मल लोग जो होता है ये इग्नोर करते हैं कि ये सब क्या बता रहे हैं, लेकिन ये सारे बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यूज करो तुम हाईलाइटर का, हाईलाइटर का यूज करोगे, अंडरलाइन करना है सारे के सारे सेंटेंस जो इंपॉर्टेंट लग रहा है तुझे, उसको अंडरलाइन करना है और हाईलाइटर का यूज करना है। जैसे कि मैं अपने नोट्स में दिखाता हूँ, ये मेरा एनसीईआरटी का है, देख रहे हो कितना गंदा किया है, तभी इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है तुम इसकी जितनी लोगे ना ये तुम्हें इतना ही देगा, क्या मार्क्स देगा भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ से सारे के सारे ये हाईलाइट किया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तुम हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो हाईलाइटर का यूज़ करो और उसको ना अंडरलाइन करो, बार बार उसको अंडरलाइन करोगे ना, क्या होगा तुम्हारा जो माइंड होगा ना उस पर कॉन्सेंट्रेट होता है और मतलब स्ट्राइक करता है, ऐसे बोल सकते हो तुम नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5 हो गया यूज हाईलाइटर। और पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चन। देखो अभी तक ने हमने पॉइंट नंबर 5 तक जो पढ़ा है, शुरू से लेकर के पॉइंट नंबर 5 तक, इससे क्या होगा कि तुम्हारा सारा का सारा जो यहाँ तक जो होगा, तुम्हारा सारा का सारा जो होगा कंटेंट जो होगा, कंटेंट तुम्हारा बन जाएगा, सारा का सारा कंटेंट तुम्हारा तैयार हो जाएगा। जब सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक तुम्हारा अरे चल क्यों नहीं रही है, अच्छा हाँ वहाँ पे पेज ऐड कराया ना मैंने। तो सारे के यहाँ मतलब एक पॉइंट से लेकर के पॉइंट नंबर 1 to 5, यहाँ से क्या होगा कि तुम्हारा सारे के सारे कंटेंट जो होगा तुम्हारा वो बन चुका होगा, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, ये सबसे पहला पॉइंट। अब आते हैं हम मतलब कि प्रैक्टिस सेशन पे। इसमें क्या होगा तुम्हारा, सबसे पहला जो होगा तुम्हारा, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होगा उसको हमें ढंग से प्रैक्टिस करना है, जहाँ से भी तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए। इसके लिए मैं तुम्हें एक बुक मतलब सजेस्ट करूँगा, एज ए सीनियर, एज ए तुम्हारा भाई, एक बुक सजेस्ट करूँगा, उसका नाम है तुम्हारा, और तुम लोगों के पास होगा ही, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। इसमें क्या है ना, जितने भी लाइंस हैं ना एनसीईआरटी के, वही लगभग दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और एमसीक्यू, ठीक है। तो तुम क्या करोगे ना, इसके हिसाब से अगर करोगे ना, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जितने भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे सारे ही हो जाएंगे। उसके बाद तुम क्या करो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें इतना पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन ऐसे उठा करके पूछ रहे हैं, और कौन सा क्वेश्चन रिपीट तो ऐसे नहीं होता है, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देता है तो रिपीट ही बोल सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कौन सा वे होता है उसका पूछने का, क्या उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और पॉइंट नंबर 7 में क्या है तुम्हारा, मल्टीपल रिवीजन। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ तुम्हें, पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 6 तक ये तुम्हारा क्या हो गया कि तुमने एक बार सारा कुछ कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद क्या है तुम्हारा, जो क्वेश्चन नहीं बने हैं, ठीक है, वो जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उसको देखो, उसके बाद क्या करो, उसका मल्टीपल रिवीजन करो। मल्टीपल रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम मेरे एनसीईआरटी का हालत देख रहे हो, तुम यहाँ पे एक बार जूम करो, एक बार यहाँ पे देखो जूम करके,
देख लो मेरे एनसीईआरटी का हालत, ये मेरा मतलब दूसरा एनसीईआरटी था, पहली वाली एनसीईआरटी कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। तो देखो मेरी एनसीईआरटी का हालत देखो, मैंने इतने बार पढ़े हैं, लगभग मैंने एक चैप्टर को लगभग मैं बोल रहा हूँ कि 28-29 बार पढ़े हैं एक चैप्टर को। तो मल्टीपल रिवीजन जो होता है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ये वाला मतलब पॉइंट। तो मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी। देखो सारे के सारे बच्चे को सब कुछ ही आता है, लगभग जो बच्चे होते हैं उसको आता है सब कुछ, एनसीईआरटी वो भी पढ़ के जाते हैं, वो भी समझ के जाते हैं, वो भी सभी जगह से वीडियो देख के जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो वहाँ पे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसका जो होता है ना प्रैक्टिस नहीं हो पाता, दैट इज़ पॉइंट नंबर 6। वो ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि उसके पास टाइम नहीं मिलता या जो भी कारण हो, तो ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाते और मल्टीपल रिवीजन नहीं दे पाते हैं। उसको लगता है कि हाँ भाई एक बार पढ़ लिया है, अब इससे तो सब कुछ हो ही जाना है, चलो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मल्टीपल रिवीजन हमें करना है, 100% मल्टीपल रिवीजन करना है, जितना तुम रिवीजन कर सकते हो। और इसमें देखो ना एक और फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है तुम्हारा? जैसे कि पहली बार इतना तुमने मतलब पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 6 तक कर लिया, तो उससे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं याद हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन करोगे तो उसमें जो होता है ना, मान लो कि पहले चैप्टर में तुमको एक बार पढ़ने में मतलब 10 घंटे लगे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा 10 घंटा लगा, बहुत सारे चैप्टर में ज़्यादा लगते हैं तो 10 घंटा लगा। सेकंड टाइम करोगे तो उसी में 8 घंटा लगेगा अप्रोक्सीमेटली। वही थर्ड टाइम करोगे तो वो सीधा रिड्यूस हो जाता है 4 आवर, ऐसे कर करके। तो धीरे धीरे जो होता है ना, मतलब फ्रिक्वेंटली उसको रिवीजन करोगे तो तुरंत तुम्हारा जो होता है काम बनता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8। ये जो है ना भैया रटने वाला पॉइंट है। रटने वाला पॉइंट मतलब एकदम रटने वाला पॉइंट है। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ तक पॉइंट नंबर 1 से लेकर के तुम्हारा लास्ट तक, पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 7 तक जो है तुम्हारा वो सब कुछ समझने वाला है, मतलब रिवाइज करने वाला है। लेकिन उसमें से भी कोई कोई ऐसा बात होता है जैसे कि हम भूल जाते हैं, तो उसमें क्या करना है कि उसको हमें एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना लेना है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, जैसे देखो A4 साइज़ का पेपर होता है ना, A4 साइज़ का पेपर ले लो। A4 साइज़ के पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ऐसे करके 20 से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। इधर भी एकदम छोटे छोटे लाइन में लिखो, छोटे छोटे चीज़ों, छोटे छोटे मतलब एकदम ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए अब शॉर्ट नोट्स ये बहुत लॉन्ग नोट्स लग रहा है, एकदम छोटे छोटे पॉइंट में लिखो, मतलब एक एक लाइन में ऐसे करके लिखो। और A4 वाला लेना, मतलब इसमें लाइन नहीं होनी चाहिए, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ताकि तुम्हें ना लगे, देखो हमारे दिमाग को लगता है ना कि मतलब जैसे कि शॉर्ट नोट्स बनाओगे, मान लो कि कोई भी चैप्टर को का शॉर्ट नोट्स बना लो, मान लो कि तुम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, जो पॉइंट तुम्हें नहीं आ रहा वो आराम से धीरे मतलब छोटे छोटे पॉइंट में ऐसे कर करके लिख लेना। जो पॉइंट तुम्हें याद नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसको ना छोटे छोटे पॉइंट में लिख लेना, तोड़ तोड़ करके, ताकि तुम उसको बार बार रिवाइज कर सको। जैसे कि मान लो कि क्लास में मतलब 2 पीरियड के बीच में एक बार की गैप मिलती है, 15 मिनट या 10 मिनट की गैप मिलती है, उस बीच में तुम इस शॉर्ट नोट्स को आराम से रिवाइज कर लोगे, 2 से 3 मिनट हार्डली लगेगा, और वो तुम कभी नहीं भूलोगे। फिर जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुरंत टिक होगा तुम्हारा, ठीक है। तो वो शॉर्ट नोट्स जो होता है ना, मेरे लिए तो भाई ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने मतलब सारे लगभग चैप्टर्स में जो मुझे नहीं आता था, मैं सारे के शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे। सबके शॉर्ट नोट्स जो है ना, ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम सेव करेगा, टाइम बहुत ज़्यादा सेव करेगा। लास्ट में जो होता है ना, तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है तुम्हारे पास, इसलिए ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो सारे के सारे लगभग चैप्टर को रिवाइज कर देगा और टाइम तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही बचेगा। तो देखो मैं बता रहा था ना कि मतलब छोटे छोटे क्यों लिखना है, एकदम छोटे छोटे लिखना है। तो छोटे छोटे लिखने का एक ही कारण है कि मतलब जो हमारा माइंड होता है ना, अगर तुम बड़े बड़े लिखोगे तो 3-4 पेज का शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, तो हमारा माइंड बोलेगा हैं शॉर्ट नोट्स भी इतना बड़ा हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे माइंड के साथ खेलना है। माइंड हमारे साथ खेलता है तो हम माइंड के साथ खेलेंगे। इसमें क्या करना है कि एकदम छोटे छोटे पॉइंट में लिखेंगे, छोटे छोटे चीज़ों में लिखेंगे, जिसकी वजह से हमारे माइंड को लगे मतलब जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ तो एक पेज में खत्म हो गया, तो हमारे माइंड को लगे अच्छा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ही पेज में खत्म हो गया। तो उससे क्या होगा ना कि तुम तुरंत एक पेज निकालोगे, ये वाला शॉर्ट नोट्स निकालोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, तुरंत से रिवाइज कर लोगे। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा टाइम सेव होगा और मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स को मैं एक एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो डायरेक्टली एनसीईआरटी पे जंप नहीं करना है, तुम्हें पता ही है कि एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। दूसरा हो गया तुम्हारा सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है, जो तुम्हें टर्म्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसके लिए तुम सिंपल वर्ड्स का यूज़ करोगे। बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिसको मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आएंगे, स्प्लिट द लाइन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लाइन को हमें स्प्लिट करना है और उसका डायग्राम बना लेना, लाइक सिंपल सा डायग्राम एक बना लेना है साइड में। जैसे कि ये वाला साइड है ना, यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया, जैसे मेरे में देखो कितना लिखा हुआ है इधर साइड में। तो ये सारे ऐसे करके यूज करना है। चौथा क्या है तुम्हारा, लेआउट या डायग्रामेटिक नोट्स बनाने हैं, जो
या तो फिर स्टिकी नोट्स का, मैं तो बोलूँगा स्टिकी नोट्स का यूज़ करो, और एनसीईआरटी के जहाँ पे तुम्हें वो प्रॉब्लम है वहीं पे चिपका दो, ताकि मतलब तुम एनसीईआरटी को फिर से रिवाइज करो तो तुम्हें बार बार नोटबुक ना खोलना पड़े। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो यूज हाईलाइटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हाईलाइटर का यूज़ करोगे तो तुम्हारा दिमाग ना स्ट्राइक करेगा वहीं पे कि हाँ ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो हाईलाइटर का यूज़ करना, और सारे के सारे सेंटेंस जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है उसको मतलब कि अंडरलाइन करना है। अब उसके बाद क्या होगा तुम्हारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 की बात करो तो प्रैक्टिस करना रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन चैप्टर 2 पर है, चैप्टर 3 पर है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कर लेना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का ज़्यादा यूज़ करना मैं मतलब प्रीफर करूँगा, क्योंकि मैंने भी यही यूज़ किया था। ठीक है, 7 की बात करें तो मल्टीपल रिवीजन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बताया ही मैंने, मल्टीपल रिवीजन करना है, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स का तैयारी करना है। ठीक है, और उसके बाद मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ कि अपनी लैंग्वेज में तुम लिखो, जैसे कि अपनी लैंग्वेज क्या हिंदी है, अपनी लैंग्वेज का तुम यूज करो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे कि मैं बार बार भूल जाता था कि भैया रूट का जो पेरीसाइकिल होता है वो क्या चीज़ का बना होता है। तो देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया रूट का भैया पेरीसाइकिल जो है वो पैरेनकाइमेटस होगा, और जब भी मैं देखूंगा ऊपर में लिखा अच्छा रूट का पेरीसाइकिल है ये पैरेनकाइमेटस होगा, सीधा मैंने याद कर लिया। तो इस टाइप से मतलब करना है, ताकि तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा सोचना ना पड़े, सीधा आए क्वेश्चन और सीधा मतलब कि मार देना है ऐसे। तो ये वाला वीडियो मेरा पहला वीडियो है, और मैं भी हो सकता है तो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो लाऊंगा तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों की हेल्प हो। और तुम लोग मतलब एक चीज़ कर सकते हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक्स करना मेरे वीडियो को, ताकि मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे मतलब वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।